हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार भारती। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो हम आज के लेक्चर में फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो इस फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर में मैं बेसिक से शुरू करूंगा, डेफिनेशंस कवर करूंगा, क्वेश्चंस लूंगा और इसको मैं एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे ये जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का, ये बेसिकली उन एस्पिरेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी डेफिनेशन, बट बेसिकली आई एम गोइंग टू टेक ऑल दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली जेई और नीट के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। अब चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सो व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स? सो फ्लूइड मैकेनिक्स को जानने से पहले मैकेनिक्स तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि मैकेनिक्स वर्ड क्या कहता है। तो मैकेनिक्स कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको मैकेनिकल चीज़ें के बारे में जानने के लिए मिलेगी और फ्लूइड। सो फ्लूइड मैकेनिक्स को अगर मैं बोलूँ तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ओके, इज अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स इज अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। यहाँ तक क्लियर है? अब सवाल आता है कि मैकेनिकल क्या, मैकेनिकल मीन्स व्हाट। सो मुझे आशा है कि आप लोगों को पता होगा कि मैकेनिकल मतलब क्या होता है। तो मैकेनिकल मतलब कुछ नहीं, मैकेनिकल मतलब आपका जैसे कि आप कुछ भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, सिमिलरली प्रेशर, फोर्स, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स में आपका आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हमको ये सब चीज़ें स्टडी करनी है फोर्थ। तो अब हमको जानना है कि फ्लूइड क्या होती है। सो बेसिकली फ्लूइड इज नथिंग बट, फ्लूइड जो होता है दो टाइप का होता है, इज ऑफ लिक्विड एंड सेकेंड वन इज ऑफ गैस, राइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो फ्लूइड जो होता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये हमको सबसे पहले जानना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये जानने वाले हैं कि लिक्विड और गैस में से गैस को हम स्टडी करेंगे डिटेल में इन थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, इन थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे लिक्विड को स्टडी करने वाले हैं, क्लियर है? तो यहाँ पे जब भी मैं फ्लूइड के मैकेनिक्स बोलूंगा तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे लिक्विड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब फ्लूइड होता क्या है? तो मैंने तो बताया फ्लूइड के टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? दो टाइप के, लिक्विड और गैस। बट व्हाट इज फ्लूइड? सो एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, दैट्स इट। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। हो गया, यही डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से अब कुछ क्वेश्चंस आती हैं कि ठीक है हम फ्लूइड में बेसिकली लिक्विड के बारे में पढ़ने वाले हैं, गैस को हम लेटर चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के जानने वाले हैं। तो बेसिकली हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड जहाँ पे कि फ्लूइड जो है लिक्विड होगा उसको हम जानने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि इसमें से पहले इस चैप्टर में डीप डाइव करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि हमारे कुछ, क्योंकि हम इस फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर में कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं। अब आप बोलोगे ये तो फिजिक्स से यहाँ एजम्पशंस कैसे आने लगे? एजम्पशंस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हम इनको आइडियल कंडीशन में स्टडी करते हैं, इसके बिहेवियर्स को। उसके बाद हम इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज से कंपेयर करते हैं। तो वहाँ पे जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज होते हैं उससे ये आपके आइडियल जब ग्रेविटी के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे होते हो तो उस वक्त हम नेग्लेक्ट करते हैं एयर फ्रिक्शन को। बट इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज इज इट फिजिबल टू नेग्लेक्ट एयर फ्रिक्शंस? नो, बिकॉज वहाँ पे होंगे एयर फ्रिक्शंस, ड्रैग होंगे, ठीक है। लेकिन हम उनको स्टडी करते हैं तो ग्रेविटी तो रहती ही है ना। तो वही चीज़ है। तो उसी तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हम कुछ चीज़ों को एजम्पशंस मानने वाले हैं, मतलब कि हम आइडियल फ्लूइड को पढ़ने वाले हैं। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड के एजम्पशंस क्या क्या हैं? तो सबसे पहले एजम्पशंस हैं, पहला पॉइंट है, इसको आप लोग भी ध्यान में रखना, हालांकि नोट भी कर सकते हो, बट
इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको माइंड में रखो। ठीक है, पहला क्या है कि डेंसिटी जो होगा, डेंसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, डेंसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट ए पर्टिकुलर फ्लूइड, थ्रू आउट ए पर्टिकुलर फ्लूइड। क्लियर है? मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, यहाँ पे कुछ फ्लूइड है। ठीक है, ये फ्लूइड लेट से कि मान लेते हैं कि हम वाटर ही है। ठीक है, तो ये थ्रू आउट द फ्लूइड, यहाँ पे इसका डेंसिटी अगर मान लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, लेट से कि होता तो इतना है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, आई होप कि आपको ये यूनिट्स पता होंगे डेंसिटी के, क्योंकि डेंसिटी जो होता है मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो इट विल बी केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यूनिट्स आई होप कि आपको पता होंगे। तो 1000 kg पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, तो ये थ्रू आउट द ये फ्लूइड, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, ये इसका क्या होने वाला है, ये कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इस जब पे कुछ है यहाँ पे जाके कुछ चेंज हो जाएगा, तो ये आइडियलिस्टिक है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इतना बड़ा हाइट एच है। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ फ्लूइड पड़ा हुआ है, लेट से वाटर ही है। ठीक है, तो ये पूरे अप टू हाइट एच, पूरी अप टू विथ, ये जो विथ है ये डब्लू है, तो पूरे विथ डब्लू तक में इसका डेंसिटी क्या होगा, रो होगा। थ्रू आउट द फ्लूइड ये कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। आइडियलिस्टिक केस में ऐसा नहीं होता है, मतलब सॉरी, जनरल केस में ऐसा नहीं होता है। इन आइडियलिस्टिक केस वी आर अज्यूमिंग कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि ये कहीं से भी हम इसको दबा नहीं सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट आइडियलिस्टिक केस में ऐसा होता है, लेकिन जनरल जनरल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। आप कभी, इसका एग्जांपल ये है कि आप पाइप में से कभी भी पानी जा रही होती है, तो आप पाइप को दबाते हो तो कंप्रेस तो कर सकते हो ना, बट हम यहाँ मानेंगे कि इट इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। ठीक है, जब भी आप पाइप से आप देख रहे होगे, कभी भी आप पानी को स्प्रिंकल कर रहे होते हो, तो पाइप को अगर दबाओ तो फिर वहां पे चेंज हो जाती है, उसके आने की जो एक्टिविटी होती है, तो वो एरिया कम कर देते हो तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, पाइप की, तो वो कंप्रेसिबल तो है, बट इन जनरल केस वो कंप्रेसिबल है, बट इन आइडियलिस्टिक वर्ल्ड इट इज इनकम्प्रेसिबल। ये हम एज्यूम करके चलेंगे कि इन आइडियलिस्टिक केस, और लेट्स से दैट फॉर द आइडियल फ्लूइड, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। ठीक है, तीसरा हम क्या एजम्पशन मानेंगे, इट इज नॉन विस्कस। ठीक है, इट इज नॉन विस्कस, इट इज नॉन विस्कस। व्हाट इज नॉन विस्कस? इट मीन्स कि देयर विल बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, देयर विल बी नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग कुछ नहीं हुआ, ये दिस इज सिंपल मीनिंग। मैं बेसिकली, जब फ्रिक्शंस की बात आई है तो फ्रिक्शंस आई होप कि आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो जब हम दूसरे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, मैकेनिक्स जब हम डिस्कस करेंगे बॉडी के, तब हम वहाँ पे मैं बता दूंगा आपको। बट अभी के लिए जानो, लेट्स से ये एक कंटेनर है। ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये लेयर है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैं इसको बोलता हूँ ये लेयर वन है। ठीक है, ये लेयर टू है। तो ऐसा नहीं है कि लेयर, अब आप ये मत बोलना कि ये कॉन्टेक्ट्स में नहीं है, ये कॉन्टेक्ट्स में है। ठीक है, वो आप समझ सकते हो, ये बहुत टाइनी गैप होती है, इसमें गैप्स मतलब होते ही नहीं है। तो ये इन दोनों के बीच में, जैसे लेट्स से कि ये लेयर वन है और ये, इसको मैं मान रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, हम मान रहे हैं कि कोई घर्षण नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से नहीं हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि मेरी हाथ है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये एक पहला हाथ है, ये दूसरा हाथ है। तो यहाँ पे जब भी फ्लूइड जा रही है ये, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शंस जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली नॉन विस्कस है। अब फ्रिक्शंस, फ्रिक्शंस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये जो होता है बॉडी के टर्म में यूज होता है, बट इन केस ऑफ फ्लूइड हम उसको, विस्कोसिटी एक टर्म होती है जो कि फ्रिक्शंस को डिफाइन करता है, तो यहाँ पे नॉन विस्कस है, मतलब कि विस्कोसिटी नहीं है। ठीक है, तो नॉन विस्कस है मतलब कि देयर इज नो फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द लेयर ऑफ फ्लूइड्स। तो ये भी एक एजम्पशन हमको मान के चलना है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या क्या माने, हमने माना कि सबसे पहले कि डेंसिटी जो होने वाला है वो कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट द फ्लूइड। ठीक है, दूसरा हमने माना कि ये इनकम्प्रेसिबल है, तीसरा हमने माना कि ये नॉन विस्कस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यही हमारा
1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों आप याद करके रखो और यहाँ से आपको इजी होगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड से, एक टॉपिक है वो हम कवर करते हैं। तो व्हाट इज मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड? ठीक है, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड। तो बेसिकली मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड होता क्या है ये जानते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड इज नथिंग बट, लेट्स से कि ये कंटेनर है, कंटेनर 1 कंटेनर है ये। ठीक है, यहाँ पे हमने एक रो वन डेंसिटी और वॉल्यूम उसकी V1 है उसको दिया इस कंटेनर में, और एक रो टू डेंसिटी और वॉल्यूम V2 वाले लिक्विड को दिया। तो लेट्स से ये लिक्विड 1 है, ये लिक्विड 1 है, ये लिक्विड 2 है, ये लिक्विड 2 है। ठीक है, तो ये दोनों हमने दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिक्विड 1 हो गया, ये लिक्विड 2 हो गया। ठीक है, तो ये रो वन और V1 और रो टू और V2 वाली मैंने दो लिक्विड दी है। ठीक है, एक ये जो कि है रो वन V1, ठीक है, और एक ये रो टू V2, दोनों को मैं मिक्स कर दिया। ठीक है, तो लिक्विड 1 आप बोल सकते हो, लिक्विड 1 जो है उसका डेंसिटी रो वन है और वॉल्यूम V1 है। सिमिलरली लिक्विड 2 है, उसका डेंसिटी रो टू है और वॉल्यूम V2 है। इसको आपने मिक्स करके एक मिक्सचर बना लिया। ठीक है, इसका आपने मिक्सचर बना लिया। ठीक है, एक कंटेनर में। ठीक है, तो अब मैं पूछ सकता हूँ कि उस मिक्सचर का डेंसिटी क्या होगा, रो मिक्स, मतलब कि व्हाट इज गोइंग टू बी द, व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ये मैं पूछ सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर मुझे तो नहीं पता डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, बट मैं इतना तो लिख सकता हूँ, बेसिक चीजें जानते हैं। ठीक है, आप भी दिमाग लगाते चलो। आप इतना तो जानते हो कि अगर मैं डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बोला तो मास ऑफ मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आप लिख सकते हो। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम इज द डेंसिटी, राइट। तो इतना तो आप लिख ही सकते हो। आई थिंक कि इसमें आपको नहीं कुछ भी दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अगर मैं बोलूंगा तो मास ऑफ मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, दिस इज बेसिक, दिस यू कैन राइट, राइट। आफ्टर दैट अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो वो मेरी बताने की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो लेट्स से कि मास ऑफ मिक्सचर और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मेरे को पता चल गया कि मास ऑफ मिक्सचर और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर मिल जाए तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या है। ठीक है, तो वो मैं देख लेता हूँ, वो काफ़ी इजी है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, मास ऑफ मिक्सचर निकालते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे, तो लेट्स से कि रो वन, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल, लेट्स टेक सम अदर कलर, रेड आई विल टेक। सो रो वन और V1 जो है ये लिक्विड 1 का था। ठीक है, रो टू और V2 ये लिक्विड 2 का था। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ मास निकालने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, रो विच इज डेंसिटी, इट इज मास बाय वॉल्यूम। मैं रो इंटू वी लिखूंगा तो मुझे मास मिल जाएगा। तो अगर मेरे पास रो वन V1 है तो मास ऑफ मिक्सचर अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो मास ऑफ लिक्विड 1, ठीक है, प्लस मास ऑफ लिक्विड 2 लिख सकता हूँ। M1 मीन्स मास ऑफ लिक्विड 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज M1 एंड व्हाट इज M2, सो आई एम राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो M2 इज मास ऑफ लिक्विड 2, राइट, इसको मैंने एज्यूम कर लिया, लिक्विड 2। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि मास ऑफ मिक्सचर इज M1 एंड M2, राइट। सो मास ऑफ मिक्सचर इज M1 एंड M2, देन आपको यहाँ पे मिल गया मास ऑफ मिक्सचर। मैंने बता दिया कि क्योंकि कोई भी मिक्सचर है, लेट्स से कि आपने ए और बी दो अलग अलग लिक्विड को मिक्स किया तो जिसके ओवरऑल मास क्या होंगे, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। तो उसी तरह से मास ऑफ मिक्सचर यहाँ क्या हो जाएगा, M1 मास ऑफ लिक्विड 1 प्लस मास ऑफ लिक्विड 2। और मैं जानता हूँ कि रो भी जो होता है मास होता है। ठीक है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम विल गिव यू द मास। सो इट मीन्स कि अगर मैं मास ऑफ लिक्विड 1 निकालूं तो मैं रो वन इंटू V1, उसी तरह से लिक्विड 2 निकालूं तो रो टू इंटू V2 लिख सकता हूँ, ये मुझे मास ऑफ मिक्सचर दे देगा। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या होगा, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे अपन, तो V1 प्लस V2, राइट। तो मुझे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मिल गया, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर विल बी रो वन V1 प्लस रो टू V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर है यहाँ तक,
ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी का सेकेंड केस देखते हैं अपन। व्हाट सेकेंड केस? अब मैं यहाँ पे ये कंटेनर में दो लिक्विड मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, एक में मैं रो वन डेंसिटी मास उसका m1 है, रो टू डेंसिटी और मास उसका m2 है। ठीक है, तो ये डेंसिटी लिक्विड वन है, ये दिस इज लिक्विड वन एंड दिस इज लिक्विड टू। ठीक है, इन दोनों को मैं अब इस कंटेनर में मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से कि ये मिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पूछूं तो क्या होगा? तो अगेन जस्ट जंप टू द बेसिक एंड देन स्टार्ट डूइंग द कैलकुलेशन, दैट्स इट। उससे ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम सीधा सीधी बेसिक्स पे जाके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हमको नहीं पता क्या होता है। आप बोलोगे कि मुझे नहीं पता डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है, दिस इज बट आई नो दिस थिंग। अब मैं यहाँ से अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं मास ऑफ मिक्सचर तो निकाल सकता हूँ इजीली। यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है कि m1 और m2 जो है दो मास हैं अलग अलग लिक्विड के, एक लिक्विड वन का एक लिक्विड टू का, और रो वन और रो टू जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड वन एंड लिक्विड टू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मास ऑफ मिक्सचर तो मुझे m1 प्लस m2, क्योंकि यही गिवन है यही आ जाएगा, राइट। तो यहाँ तक तो मुझे मास ऑफ मिक्सचर मिलेंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैं, ये रो वन m1 और रो टू m2 जो है क्या है, यही मास, ये मतलब डेंसिटी और मास है ऑफ लिक्विड वन और डेंसिटी और मास है ऑफ लिक्विड टू। तो मास तो मैं डायरेक्ट इसको और इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा m1 प्लस m2 से। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर मास तो हो गया, बट व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वन प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू। V1 इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वन, V2 इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू, राइट, यही है। बट आप बोलोगे सर V1 और V2 तो दिया हुआ नहीं है। मैं बोलूँगा बात सही है, बट अगर मैं इस फिर से इस फॉर्मूला पे जंप करूँ तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगर मेरे को वॉल्यूम फाइंड करना है तो मैं क्या मास बाय रो लिख सकता हूँ? It means if I have to find the volume of any substance and if I have densities and mass as well, so I can find it well, find its volume very easily, right? कि अगर मेरे को उस किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम फाइंड करना है और उसका मुझे मास और डेंसिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम विल बी व्हाट, मास बाय डेंसिटी, राइट। और इस केस में अगर आप देखो तो आपको मास और डेंसिटी ही दिया हुआ है दोनों लिक्विड का, तो वॉल्यूम आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? वॉल्यूम वन विल बी रो वन अपॉन m1, सिमिलरली वॉल्यूम टू विल बी रो टू अपॉन m2, राइट। बस हो गया, आपका निकल गया। तो अब आप यहाँ से डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकाल सकते हो इक्वल्स टू मास ऑफ मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। मास ऑफ मिक्सचर इज नथिंग बट m1 प्लस m2, सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज रो वन अपॉन m1 प्लस रो टू अपॉन m2, राइट। यही तो आपका आंसर है। इसको आप सॉल्व कर लेना, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। ठीक है, तो यही आपका डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो गया इस केस में, जहाँ पे कि रो वन m1 और रो टू m2 हो। तो एग्जाम में आपको ये पूछ सकता है। तो इसीलिए, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है इसीलिए मैंने बता दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अगर मेरे पास मास और डेंसिटी दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम कैसे निकालें। तो बेसिकली मैंने ये एज इट इज़ ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट मैंने आपको ये इसीलिए बताया कि आपको अगर मास और डेंसिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम, और उसी तरह से अगर वॉल्यूम और डेंसिटी दिया हुआ है तो मास कैसे निकालना है, क्योंकि ये हम फर्दर यूज़ करेंगे स्पेसिफिकली रो वी टू फाइंड मास हम बहुत जगह पे यूज़ करने वाले हैं। दिस विल वी विल नॉट बी यूजिंग सो मच फ्रिक्वेंटली, बट स्टिल आपको ये रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, ये आई होप कि आप कैलकुलेट कर लोगे, m1 m2 लोगे तो ये डिनोमिनेटर में, तो फिर उसके बाद आप रो वन रो टू और m1 m2 करके वो आप कर सकते हो। आई होप कि आपको ये होगा। आई थिंक मैंने यहाँ गलत लिखा है ये वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ये रो वन अपॉन m1 कर दिया है मैंने, ये m1 अपॉन रो वन और m2 अपॉन रो टू होगा। यहाँ भी मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है, तो आप करेक्ट कर लेना। तो बेसिकली V1 यहाँ पे मैंने मास बाय रो वन है तो m1 बाय रो वन प्लस m2 बाय रो टू होगा। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली m1 बाय रो वन प्लस m2 बाय रो टू। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और दिक्कत नहीं हो गया। ऑल्दो अब मैंने गलत लिखा है उसके लिए सॉरी, बट आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम प्लस V1 प्लस V2 है, और यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया था कि वॉल्यूम जो होता है मास बाय डेंसिटी होता है। तो मास m फॉर V1 m1 बाय रो वन, इट विल बी m1 बाय रो वन। दिस यू कैन सी हियर कि यहाँ पे मास वन है और डेंसिटी
m1 है और डेंसिटी रो 1 है, सिमिलरली m2 है मास और डेंसिटी रो 2 है। तो m1/ρ1 होगा वॉल्यूम 1 ऑफ लिक्विड 1, m2/ρ2 होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 2। और यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो उसके बाद आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये रो 1 रो 2 एलसीएम में लेना, ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे m1 रो 2 प्लस m2 रो 1 और रो 1 रो 2 m1 m2 शायद ये बनेगा। ये फाइनल आंसर आपका ये होगा, रो 1 रो 2 m1 प्लस m2 अपॉन m1 रो 2 प्लस m2 रो 1। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं एक चीज लिखने वाला हूँ, वो देखो आप लोग। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट इट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्लूइड, एंड व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन इट इज कॉल्ड डायनामिक फ्लूइड। आप बोलोगे कि सर ये क्या, मतलब ये क्या लिख दिया आपने? तो इट मीन्स, ये सिंपल सा टर्म है, आप समझ भी पा रहे होगे वर्डिंग से, कि मैं कह रहा हूँ कि जब भी किसी भी फ्लूइड में, लेट्स से कि अगर ये फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया कंटेनर में रखा हुआ है ये फ्लूइड, ठीक है, और दिस इज एट रेस्ट, ठीक है, दिस इज एट रेस्ट, ये कंटेनर भी मूव नहीं कर रहा है, ये कंप्लीटली रेस्ट पे है, और ना ये लिक्विड मूव कर रही है, ठीक है। कंटेनर मूव कर भी रहा होता तो भी ये लिक्विड रेस्ट पे है, ठीक है, बिकॉज कि हम लिक्विड को नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है, लिक्विड इज कंप्लीटली एट रेस्ट। तो अगर ये इस कंडीशन में है तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है। अब डायनेमिक फ्लूइड के केस में क्या होता है कि लेट्स से कि इसी कंटेनर में है, यहाँ पे मैंने एक और फेस बना दिया, मतलब कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छेद कर दिया, और फेस मीन्स छेद कर दिया, और यहाँ से लिक्विड बहने लग गया, ठीक है, यहाँ से लिक्विड बहने लग गया। तो ये इसमें मोशन आ गया, ठीक है, कुछ वेलोसिटी v से ये बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हो गया डायनामिक फ्लूइड हो गया, ठीक है। तो जब फ्लूइड में मोशन आ गया तो वो डायनामिक हो जाता है, और जब फ्लूइड इज एट कम्प्लीटली रेस्ट तो उसको हम स्टैटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे फ्लूइड के, फिर फर्दर फ्यूचर्स में हम डायनामिक फ्लूइड के बारे में जानेंगे, जहाँ पे कि फ्लूइड जो है एक एक क्रॉस सेक्शन एरिया से दूसरे क्रॉस सेक्शन एरिया में जाता है। तो फिर हम वहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फिर वहाँ से फिर हम बर्नौलीज इक्वेशंस, उसके प्रेशर निकालते हैं। तो बेसिकली बर्नौलीज को अगर आप बहुत डीपली देखोगे तो वो नथिंग बट ए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है। मैं बताऊंगा कि वो कहाँ से है, वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। बट मैं अभी बता रहा हूँ कि स्टैटिक फ्लूइड और डायनेमिक फ्लूइड क्या होता है। तो डायनेमिक फ्लूइड में बेसिकली फ्लूइड जो होता है फ्लो कर रहा होता है उसके मोशन होते हैं, लेकिन इन स्टैटिक फ्लूइड, फ्लूइड इज नॉट फ्लोइंग, दिस इज एट कम्प्लीटली एट रेस्ट, ठीक है, यहाँ पे कम्प्लीटली एट रेस्ट होता है, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है ओपन सरफेस का, ठीक है। तो फ्री सरफेस का, आई एम सॉरी, व्हाट इज फ्री सरफेस? तो सिंस कि मैं स्टैटिक फ्लूइड मैंने आपको बता दिया, तो मैंने सोचा कि एक फ्री सरफेस, ये एक टर्मिनोलॉजीज होती है जो काफ़ी यूज होती है, तो उसको भी आप दिमाग में रखो। तो लेट्स से कि एक कंटेनर है यहाँ पे, ठीक है, उसमें मैंने फ्लूइड डाल दिया, कुछ भी फ्लूइड है, ठीक है। फ्री सरफेस जो होता है ये होता है, ये होता है फ्री सरफेस, ठीक है। तो व्हाट इज फ्री सरफेस? तो फ्री सरफेस में अगर आप देखो तो जितने भी सारे लिक्विड्स हैं यहाँ पे, ये सब इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में नहीं है, लेकिन जो सबसे टॉप लेयर का है fluid, ये टॉप लेयर है, ठीक है, ये टॉप लेयर है, ये जो है एक्सपोज टू इन्वायरमेंट है। तो जो फ्लूइड जो कि एक्सपोज हो टू इन्वायरमेंट, फ्लूइड विच इज एक्सपोजेबल, विच इज एक्सपोज टू एनवायरमेंट, दैट इज कॉल्ड फ्री सरफेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मैं लिख भी देता हूँ, पार्ट ऑफ फ्लूइड which is exposed to an environment is called free surface of fluid, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि फ्री सरफेस वो है कि जो भी पार्ट ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे ये वाली जो है, ये वाली जो है, ये क्या है, ये फ्री सरफेस है, ठीक है। इतना जो पार्ट है ये क्या है, फ्री है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, ठीक है। तो बेसिकली पार्ट ऑफ फ्लूइड जो कि एक्सपोज्ड हो टू एन इन्वायरमेंट, क्योंकि ये ओपन है, यहाँ पे एयर है,
यहाँ पे एयर पार्टिकल है, तो ये इन्वायरमेंट हो गया आपका, ये एयर पार्टिकल है, ठीक है। और ये जो है लिक्विड है, और ये टॉप लेयर ऑफ लिक्विड है, ठीक है, ये टॉप लेयर ऑफ लिक्विड है, ये एक्सपोज्ड है एयर में, लेट्स से इन्वायरमेंट में, इसको हम फ्री सरफेस बोलते हैं। उसके नीचे जितने भी हैं वो एक्सपोज नहीं है, उसमें इन्वायरमेंट के एक्सपोजर नहीं है उसका, तो वो फ्री सरफेस नहीं है। तो आई होप कि ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने आपको बता दिया कि स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है, डायनेमिक फ्लूइड क्या होता है, मैंने फ्री सरफेस बताया, मैंने डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बताया, मैंने फ्लूइड के डेफिनेशंस दिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपके आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बन चुके हैं। तो हम मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्टैटिक फ्लूइड के जो है आपको बताऊंगा कि स्टैटिक फ्लूइड जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। फिर मैं आपको लेयर्स वाइज प्रेशर्स बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे प्रेशर क्या होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी मूव करते हो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में तो आपका प्रेशर बढ़ता है या घटता है, मैं ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपको इफेक्टिव ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, जहाँ पे कि अभी तो मैंने आपको बताया ये कंटेनर जो है रेस्ट पे, तो फ्लूइड स्टिल इट विल बी स्टैटिक, देयर विल बी नो मोशन इन द फ्लूइड, बट ये कंटेनर ही मूव कर रहा हो एक्सेलरेशन से ए से लेट के आगे की तरफ, और ग्रेविटी तो हर वक्त लग रही होती है। तब उस केस में आपका फ्लूइड का लेयर कैसा बनेगा, वहां पे उस किस एंगल पे बनेगा, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।